हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से जिस तरह से आपको खबरें मुसलसल दी जा रही हैं और एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात कराई जा रही है, आज एक बार फिर हम आफताब कमाल पाशा साहब से बात करेंगे, जो इस वक्त अमेरिका के शहर शिकागो में हैं। वो साल्ट लेक से शिकागो पहुंचे हैं और काफी ये लंबी दूरी है। और उसके बाद यानी रात के वहां पर शिकागो में 11:30 बजे हैं और हमारे यहाँ सुबह के 10 बजे हैं। इतना टाइम का फर्क है, लेकिन उन्होंने होटल की लॉबी में बैठ करके हमारे लिए टाइम निकाला है। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। आफ्ताब कमाल पाशा साहब, ये बताइए कि ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि अमेरिका में अब ये चर्चा हो रही है कि अब ट्रंप की धमकियों को कोई सीरियस नहीं लेता, कोई डरता नहीं है। इजराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने ये एनालिसिस लिखी है कि दबाव ईरान पर नहीं है बल्कि इजराइल पर है। आप अमेरिका में हैं, वहां के मीडिया को भी आप देख रहे हैं, जानकार लोगों से भी आपकी मुलाकातें हो रही हैं। पिछली बार जब हमारी आपकी बात हुई थी, आपने बताया था 2 साल के बाद मैं गया हूं और वो बहुत बड़ी तब्दीली है। इजराइल के खिलाफ नफरत है अमेरिका के समाज में। अभी ताजा जो खबरें हैं वो ओमान और ईरान के बीच में बातचीत हो रही है। ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि बातचीत करें, नहीं तो हम बहुत बड़ा हमला करेंगे। अभी क्या कुछ सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं आप? शुक्रिया काज़मी साहब। देखिए, मैं शहर शिकागो में हूँ और कुछ वक्त मुझे मिला मिलवाकी और मिशिगन के मेडिसन एरिया में भी जाने का। तो वहाँ अभी जो सेनेट के लिए प्राइमरीज हुए उसमें डॉक्टर अब्दुल अल सैयद बोल के उनको मेजॉरिटी मिली है 48.5%। और जो जूश लॉबी थी उनको 1% कम मिले वोट वो लेडी को। हालांकि जूश ग्रुप्स ने तकरीबन कहा जा रहा है कि $80 मिलियन उन्होंने खर्च की इस इलेक्शन पे। 80 मिलियन, जो कि बहुत भारी रकम होती है ऐसे प्राइमरीज पे। तो बहरहाल जो एजेंडा पे ये मिस्री जो हैं डॉक्टर, जिनकी मिसेस भारत से बेंगलोर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विजय है उनकी। और हालांकि ट्रंप ने वो दूसरी जूइश सपोर्टर को सपोर्ट किया था, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जीत में जो है ये इजिप्शियन जो कि यहाँ के सिटीज़न है और जो कि अभी से कहा जा रहा है कि वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के हैसियत रखते हैं बोल के। तो मैं लगातार फॉक्स न्यूज़, CNN और अखबार और लोगों से मिल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, एक ये जो बोलते हैं सैलाब, वेव ऑफ क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है यहाँ, जो कि काफ़ी अरसे से चल रहा है, लेकिन और तेज़ी पकड़ लिया है यहाँ कि उनके सदर जो है, एक तो दिमागी हालत ठीक नहीं है बोल के हर दूसरा शख्स यहाँ बयान करता है, चाहे वो रिपब्लिकन हो और डेमोक्रेट हो, डेमोक्रेट कुछ ज़्यादा। और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, जो थिंक टैंक्स में हैं और यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वो तो बहुत ही तनकीद कर रहे हैं ट्रंप की कि ये बिला वजह जंग में फंस गए इसराइल के दबाव में आके, और इन्हीं के सलाहकारों को नज़रअंदाज करके मिलिट्री सिविलियन लीडरशिप को इस जंग में मुलविस होके अमेरिका की इमेज को जो है काफ़ी बड़ा धक्का पहुंचा है। उनके ये आम हो गई है बात, और इससे पता चल रहा है कि पॉपुलैरिटी जो ट्रंप की काफ़ी अच्छी थी 1.5 साल पहले, अब तो वो घट के 30% के आसपास हो गई है। और ख़ास तौर पे जो यहाँ मुश्किलें लोग झेल रही हैं, जैसे पेट्रोल की, डीजल की कीमतें, और जिससे इन्फ्लेशन भी जुड़ा हुआ है, और एक अजीब माहौल है यहाँ कि इतना
इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद, इतनी बड़ी मिलिट्री इकोनॉमिक पावर होने के बावजूद भी जो है एक छोटे से देश को हरा नहीं सके, और वो हमको, अमेरिका को डिक्टेट कर रहा है हर एक तरीके से, और हमारे अड्डों को तहस नहस किया है, और काफ़ी नुकसान हुआ, इमेज और अलग थलग हो गया है अमेरिका दुनिया में डिप्लोमेटिकली, और पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी से भी काफ़ी नुकसान हो रहा है बोल के काफ़ी तनकीद हो रही है, जो कि मैं भारत में रह के अखबारों में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ आके जो है बातचीत करने से, मुलाकात करने से, सेमिनार्स कॉन्फ्रेंस अटेंड करने से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हमने भारत में रह के पढ़ा था, सुना था, वो सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। यहाँ आके महसूस करना है कि लोगों से एक्टिव फिजिकली बातचीत करके उनके मुंह से सुनना काफ़ी नया तजुर्बा है। यहाँ जिस तरीके से उनके लोग प्रेसिडेंट को नीचा गिरा रहे हैं कि ये निकम्मे हैं बोल के, ये एक शब्द में अगर मैं समराइज करूँ कि वो अब ये कहने पे मजबूर हो रहे हैं कि हमारे प्रेसिडेंट जो है निकम्मे हैं, इससे हम इतनी गहराई में फंस गए हैं कि हम शर्मिंदा हैं कि इतनी ताकतवर देश को भी इन्होंने मुंह काला करा के हमको ईरान की बातें सुनना पड़ रहा है, और जो भी बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं बोल के, सोशल ट्रूथ में हो या वाइट हाउस में हो, इनकी बात पे कोई यकीन नहीं करता, मानता नहीं, और ये खुद कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं सुबह शाम और दूसरे दिन भी। तो इससे जो है अमेरिका का प्रेस्टीज और मकबूलियत जो है कम होती जा रही है बोल के, ये आम हो गया है सभी जगह, जहाँ भी जाएं आप इस तरह के जो है विचार सुनने में आता है। और फॉक्स न्यूज़ भी जो है इतनी बुरी तरह से वो फंस गया है कि वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, फॉर्मर सेनेटर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स और उनके सपोर्टर्स, यहाँ पॉलिटिकली बहुत मतलब इतना कमिटेड हैं लोग कि पहले मैं देखता था 1-1.5 साल पहले जब यहाँ आया था तो सपोर्ट करते थे। अब डेमोक्रेटिक पार्टी में भी जो है तनकीद बढ़ गई है कि कुछ लीडरान ऐसे हैं जो कि इजराइल के पिट्ठू हैं, या रिपब्लिकन पार्टी में तो पूरी तरह वो बिक गए हैं इजराइल के एजेंडा को बोल के, खुले आम बोल रहे हैं, और जो भी स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ जो लिखते हैं, बोलते हैं, मुजाहरे करते हैं, जेनोसाइड के ख़िलाफ़, इजराइल के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई हो रही है, उससे अमेरिका का लिबरल इमेज एज ए कंट्री, जहाँ पूरी दुनिया से लोग स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है बोल के तनकीद हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग जो है डरते नहीं हैं यहाँ, जिस तरीके से भारत में डरते हैं हुक्मरानों से, तो यहाँ ओपनली जो है वो अपने व्यूज़ को शेयर करते हैं, चाहे वो रेडियो में हो, टेलीविज़न हो, आम लोग जो हैं वो डरते नहीं हैं, और खुले आम जो उनके दिल की बात है वो सुनने को हमें बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और अगर उनके लीडर उस लेवल पे पहुँचे नहीं तो तनकीद भी वो इतने ही स्ट्रांगली करते हैं। तो इस लिहाज से ये ईरान की जंग जो है उनको एक नई आवाज़ दी है, नई ताकत दी है, और जो गुमराही में थे उससे उभर के निकल रहे हैं कि उनका मुकाम क्या है, और दूसरे देशों के बारे में भी अब जानने लगे हैं कि चीन के साथ हमको क्यों रिश्ते चाहिए, रूस को हम क्यों यूक्रेन के ज़रिए हरा नहीं सके, क्योंकि धीरे धीरे इनके दिमाग में ये बात आ रही है कि ये इनके लीडरों के हरकतों से ये अमेरिका की पोजीशन यहाँ तक आके पहुँची है, और वो गुमराह करते थे, अभी भी गुमराह करने के इसमें प्लान्स हैं, लेकिन जो अल्टरनेटिव मीडिया है और जो भी दुनिया में हो रहा है
चाहे उनके साथी नाटो में हो या ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में पड़ोसी हों, धीरे धीरे ये उभर की बात आ रही है कि लीडरशिप की कमी की वजह से और ये इन दोनों पार्टियों के बीच में तसादुम की वजह से और इजरायली लॉबी की वजह से ये सब मुश्किलात अमेरिका और कौम को यहाँ पेश आ रहे हैं और कैसा इसको जूझना बोल के। अब इसराइल का क्रिटिसिज्म जो है नॉर्मल हो गया है। पहले तो लोग डरते थे इसराइल का नाम लेने और तनकीद करने, लेकिन अब आम बच्चे भी जो है उनको मतलब 15-16 साल के बच्चे भी जो है इतने बोल्ड होके उभर के बोल रहे हैं इसराइल के ख़िलाफ़। मैं तो हैरान और परेशान हो गया कि इतनी नॉलेज इनके पास है और ये अपने माँ बाप बैठे हैं उनके सामने ही जो है तनकीद कर रहे हैं इसराइल की और इसराइल क्या कर रहा है बोलते। हालांकि उनके माँ बाप इसराइल के हामी हैं, सपोर्टर हैं। तो ये बहुत चौंकाने वाली बात मुझे नज़र आई, चाहे होटल लॉबी में हो या कॉन्फ्रेंसेस में हो या मतलब इतनी तनकीद मैं कभी देखा नहीं था और अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि ये एक दिन होगा बोल। जी पाशा साहब, आपने कई बहुत अहम पॉइंट्स रखे। एक तो ये कि अमेरिका में इजराइल के खिलाफ नफरत बहुत बढ़ी है और ईरान जंग ने या ये कहिए ईरान ने अमरीकी अवाम में ये हिम्मत पैदा की है कि वो खुल करके अपनी बात कह रहे हैं। ये अक्सर कुछ ईरान के लोग ये भी कहते हैं कि हम सिर्फ अपनी आज़ादी की या फिलिस्तीन की आज़ादी की जंग नहीं लड़ रहे बल्कि पूरी दुनिया के अवाम की जंग लड़ रहे हैं। और आपने दूसरी बात जो बहुत अहम की, भारत से जब आप अमेरिका पहुंचे तो वहां सुनने की, बोलने की आज़ादी को महसूस किया। यहाँ एक घुटन जो आप यहाँ महसूस कर रहे थे, यहाँ के बाद जब आप वहां पहुंचे तो सरकार के खिलाफ भी लोग खुल करके बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब मैं जो समझना चाहूंगा, जो बात वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि ट्रंप की धमकियों का अब कोई असर नहीं है, टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है कि अब दबाव इजराइल पर है, ईरान पर नहीं है, हॉर्मोज बार बार खोलने की धमकी दी जा रही है, ईरान कह रहा है कि हम ओमान के साथ मिलकर के अरेंजमेंट कर रहे हैं, हमारी बातचीत उससे चल रही है। क्या अब कोई ईरान अमेरिका के बीच में बातचीत का कोई रास्ता नहीं रहा, सब बंद हो गए, या आपको लगता है कि ये अभी टेम्परेरी फेज है, फिर कोई मौका आएगा और अमेरिका में सेंसेस प्रिवेल करेंगी और सलीके से कोई बात हो पाएगी? क्या लगता है आपको, ये क्या इसी तरह से चलता रहेगा? जी, मुझे लगता है कि ये जो फौजी ऑप्शन था अमेरिका का वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं तो सेंट्रल कमांड के चीफ ने भी कहा है कि हवाई हमलों से कुछ ख़ास नतीजा निकलने वाला नहीं है। और जनरल केन भी उन्होंने कहा है कि काफ़ी असला, ख़ास तौर पे थार्ड और पैट्रियट और क्रूज़ टमाहोक मिसाइल्स की कमी की वजह से हमें सोच समझ के हमला करना होगा, क्योंकि जो मिक़दार ईरान के पास है ड्रोन्स और मिसाइल्स उसको हम मैच नहीं कर सकते, क्योंकि जो नाटो के चीफ हैं अमेरिका के यूरोप में जो संभालते हैं बागडोर, उन्होंने कहा कि हम इजराइल की हिफाजत अब कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा प्राइमरी फोकस अब यूरोप है, मेडिटरेनियन एरिया है और इन सब जहाज़ों की और दूसरे असला की कमी से इजराइल की हम हिफाजत नहीं कर सकते बोल के ये 3 बड़े अफसर जो है खुले आम पब्लिक में ये कहना कि जंग से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है और होने वाला नहीं है, तो ये क्लियर मैसेज है ट्रंप को और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को कि बातचीत के ज़रिए ही कुछ हासिल हो सकता है। और बातचीत ईरान करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि उनका भरोसा अमेरिका के ऊपर उड़ गया है। 2-3 बार जब बातचीत हो रही थी उन्होंने हमला किया, धोखा दिया और इस तरह से कार्रवाई की कि जो सीज़फायर हुआ था, MOU साइन हुआ था, वो धज्जियाँ उड़ा दिया। जैसा JCPOA को उन्होंने
हिफाजत की नज़र से फाड़ के फेंक दिया है जब पहले एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ। तो अब बार बार ये इसरार कर रहा है ईरान कि हम ओमान से बातचीत करके स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को संभालेंगे, क्योंकि मेन इशू अब न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रहा, एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस नहीं रहा, और मिलिट्री मिसाइल्स का नहीं रहा, वो तो बैक बर्नर हो गया है, बैकग्राउंड में चला गया है। और मेन हार्मूज हुआ है क्योंकि इससे तेल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और पूरी दुनिया में जैसा कि उन्होंने ट्रंप ने बताया G7 मीटिंग में और फ्रांस में कि अगर ये कुछ और हफ्ते चलेगी जंग तो डिप्रेशन में अमेरिका, पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिप्रेशन में जाएगी, जैसा 1928 में हर्बर्ट हूवर के ज़माने में हुआ था। और मैं हर्बर्ट हूवर बनना नहीं चाहता बोल के उन्होंने सच्चाई से ये तस्लीम की थी कि ये ईरान जंग इक़्तिसादी तौर पे काफ़ी ख़तरनाक है और बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है बोल के। तो हम यहाँ देख रहे हैं अपनी आँखों से कि हर लम्हा जो है तेल की कीमतें हैं ऊपर नीचे हो रही हैं, और ज़्यादातर ऊपर ही हो रहे हैं, और लोग कम से कम 40-45% ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तेल और गैस के लिए। और मैं बता दूं कि यहाँ अगर आधा किलोमीटर के लिए भी चलना है तो यहाँ रोडों पर इतना ख़तरा है, चल नहीं सकते। आपके पास गाड़ी होना बहुत ज़रूरी, और या तो आप अपनी गाड़ी रखें या तो ऊबर लें, जो कि काफ़ी महंगा है, और बहुत कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। ऑटो तो छोड़िए, ऑटो या दूसरे हम भारत में जो इस्तेमाल करते हैं, चल के जाना तो जान का ख़तरा है यहाँ। तो इस लिहाज से जो है हर एक फैमिली के पास कार होती है, और उनको ईंधन भरने में जो है 40-45 लीटर के टैंक में उनको $40-50 ज़्यादा देना पड़ रहा है सिर्फ तेल के लिए। और खाने पीने की चीज़ें, ग्रोसरी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और दूसरे चीज़ें सब कुछ महंगा हो गया है। तो मुझे ताज्जुब होता है कि कैसा लोग यहाँ झील रहे हैं बोल के, लेकिन वो बताना नहीं चाहते। जैसा ईरान में मुश्किलों से लोग वहाँ जी रहे हैं, हालांकि कभी कभी हमको देखने में आता है कि महंगाई रियाल और डॉलर के रेट में मुजाहरे होते हैं, लेकिन यहाँ साइलेंटली जो है लोग सफ़र कर रहे हैं, और जो तबका गरीब माना जाता है वो कुचले जा रहा है, और उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर पे हेल्थ बेनिफिट जो कि महंगा होता जा रहा है, और इन्फ्लेशन के अलावा, और पढ़ाई तो महंगी हो गई है, जो मालदार हैं वही बेच सकते हैं, या तो लोन लेना पड़ता है जो कि काफ़ी महंगा है, वगैरह वगैरह। तो आर्थिक कठिनाइयाँ जो है बढ़ती जा रही हैं, और खुदा न खास्ता ये जो तवील अरसे तक जो जंग खींच रही है, और डिप्रेशन में और रिसेशन में अगर जाते हैं दूसरे देश अमेरिका के साथ जा मिल के, तो काफ़ी भयानक असर होने वाले हैं। स्टॉक मार्केट के अलावा लोगों की जो कमाई है वो बेकार हो जाएगी आगे चल के, और बड़ी मुसीबत होगी, जिसकी वजह से ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी तरह डील करना चाहते हैं। लेकिन ईरान इनको बताना चाहता है कि आपने जो इलीगल हमला किया इसराइल के साथ मिल के, और जो कॉम्पनसेशन देना था, और ज़बरदस्ती करके हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो अब यहाँ इस बात का असर हो रहा है, और लोगों को महसूस हो रहा है कि जो ईरान कह रहा है उसमें कुछ दम है, और हमको रियायतें देना होगा, ईरान की बात मानना होगा। और इसमें जो है इजराइल को दोषी ठहरा रहे हैं, ईरान को नहीं। ये बहुत बड़ा फ़र्क हमें याद रखना होगा कि इजराइल की वजह से जो है ये हमला ट्रंप ने किया, और गलत फहमी दे के, गलत इंफॉर्मेशन दे के 2-3 हफ्तों की जंग है बोल के हमको मुलविस कर दिए। और सिर्फ ईरान की जंग से ही नुकसान नहीं हो रहा,
फाइनेंशियली, बट इजराइल को भी हम बड़े पैमाने पे हथियार दे रहे हैं, फाइनेंशियल एड दे रहे हैं, और उससे हमारा आइसोलेशन भी हो रहा है बोल के ये काफ़ी कुछ यहाँ देखने में, महसूस करने में आ रहा है जी। पाशा साहब, जैसा कि आपने बताया कि अमेरिका में आम लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो रही है, पेट्रोल डीजल से लेकर के जरूरत का सामान, और पैदल नहीं चल सकते, इनसिक्योरिटी इतनी है कि आधा किलोमीटर भी पैदल नहीं चल सकते। मैं खुद बहुत पहले अमेरिका आया था, एक ही बार में आया हूं। मैंने जो महसूस किया, व्हाइट हाउस के सामने भी दिन छुपने के बाद 500 मीटर भी पैदल नहीं चल सकते। इतनी इनसिक्योरिटी है, इतनी सुरक्षा का मामला है अमेरिका के अंदर, और ये पूरी दुनिया में अपने आप को सुपर पावर कहता है। अब जो मैं सवाल करना चाह रहा हूं वो ये कि जब इतनी मुश्किलात आ गई, अब ईरान किसी धमकी में नहीं आ रहा, शुरू से अब तक मुसलसल उसका अपनी शरायत है और मजबूती से खड़ा है और लंबी जंग के लिए तैयार है। ऐसे वक्त में हुर्मुज बंद होने से और जंग जारी रहने से अमेरिका में इतनी मुश्किलात आई हैं जो आपने बताई। क्या वजह है कि ट्रंप पीछे नहीं हट पा रहे? क्या उनको सुपर पावर हेजेमनी का अभी भी ख्याल है कि वो बाकी रहे? और ऐसे वक्त में हूथी अंसारुल्लाह ने बाबुल मंदब सऊदी अरब के लिए बंद कर दिया, अब वो उसे पूरा भी बंद कर सकता है अगर हालात ज्यादा बिगड़े। तो ये सब हालात को वहां कोई समझदार लोग नहीं है जो सरकार को बता सकें कि किस हालत में है अमेरिका। आपने बताया कि ईरान के हथियारों को अमेरिका मैच नहीं कर पा रहा, अमेरिका के पास उतने हथियार नहीं है जिससे कहीं ज्यादा ईरान के पास हैं। तो कहीं कोई जंग रुकने, सेंसिस प्रिवेल होने, कोई उसके कोई इम्कान लगते हैं आपको? जी, ये हमें हर दिन देखने में आ रहा है। जिस तरीके से ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन जीता, और जिस तरीके से अब्दुल अल सैयद सेनेट सीट के लिए प्राइमरीज जीते हैं, ये साफ साफ इंडिकेशन है कि लोग नाराज़ हैं ये रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, जब ट्रंप ने 2024 में जो लड़े ये इलेक्शन, मैं यहीं था, और मिशिगन जो पास है शिकागो के, वहाँ काफ़ी तादाद में अरब और मुसलमान रहते हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पे जो डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स थे, ट्रंप को वोट दिया इस बात पे कि वो उन्होंने वादा किया लीडर्स को, यहाँ मुस्लिम लीडर्स को, अरब लीडर्स को बुला के, कि मैं गाज़ा की एक दिन में ख़त्म कर दूंगा वो। और लोग यही चाहते थे कि अमन हो गाज़ा में और ये नरसंहार रुके बोल के। लेकिन उन्होंने पलट गया, ट्रंप जीतने के बाद, सदर बनने के बाद इजराइल को सपोर्ट करने लगे जैसा बाइडेन ने किया। तो नाराज़गी जो है रिपब्लिकन पार्टी से काफ़ी गहरी है, और डेमोक्रेटिक पार्टी से भी काफ़ी नाराज़ हैं लोग। इसीलिए जो इंडिपेंडेंट हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं कि जो फाइनेंशियल एड इजराइल को दिया जा रहा है उसको भी कम करें। हालांकि अल सैयद ये भी कह रहे हैं कि मिस्र को भी कम करना चाहिए, और दूसरे देशों को भी जो मिलिट्री फाइनेंशियल एड दे रहे हैं उसको भी कम न करना चाहिए, और लोगों के टैक्स पेयर्स मनी जो है उनकी भलाई के लिए खर्च करना है बोल के वो इसरार कर रहे हैं बार बार। मैं उनके इंटरव्यू भी सुन रहा था। तो इस लिहाज से जो है यहाँ एक ग्रास रूट मूवमेंट शुरू हो गया है, जिसका एक ही मुद्दा है, वो ये है कि जो मागा सपोर्टर्स हैं, जो ने ट्रंप ने वादा किया था नो मोर वॉर्स, जंग में हम मुलविस नहीं होंगे, मैं शांति के लिए काम करूंगा और मैं एक अमेरिका ग्रेट दोबारा करने के लिए कोशिश करूंगा, यहाँ एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा वगैरह वगैरह करके वो चाह रहे हैं लोग, न कि जंग और इजराइल के साथ मिल के और यूक्रेन के साथ मिल के वगैरह वगैरह मुलविस होने के लिए। तो असल में ये हार मानने के लिए तैयार नहीं है ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इजराइल यहाँ जो है काफ़ी गहराई में मुलविस है, और ये पुराने लोग जो सालों से
इजराइल से पैसा लिए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और लॉबिंग करने के लिए, वो अभी भी कंट्रोल में है। और सेनेट में काफ़ी क्रिटिसिज्म, तनखीद भी हुई है पिट हेगसेथ और ट्रंप की और रूबियो की और ट्रेजरी सेक्रेटरी की वगैरह वगैरह, लेकिन उनके पास अब सत्ता है जो इस्तेमाल कर रहे हैं। और चूंकि इजराइल से पैसा लिए हैं ये सभी लोग, ट्रंप भी शामिल हैं इसमें, तो वो बताना चाहते हैं कि हम उनके वफादार हैं बोल के, और उससे उनकी पॉपुलैरिटी कम होते जा रही है। और ये जो छोटे मोटे इलेक्शंस हो रहे हैं उससे साबित ये होता है कि रिपब्लिकन पार्टी का इमेज काफ़ी गिर गया है और अल्टरनेटिव है डेमोक्रेटिक पार्टी। हालांकि वो भी कई लीडर्स इजराइल के पिट्टू हैं उसमें भी हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि वो जंग को ख़त्म करेंगे और ये नरसंहार जो हो रहा है वो भी देखने को नहीं आएगा, कम होगा वहाँ भी। और अमेरिका के जो आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं उस पर फोकस करेंगे बोल के उम्मीद है। किस हद तक ये कामयाब होंगे वो आगे चल के हमें देखना होगा, लेकिन लोगों का गुस्सा, नाराज़गी जो है हर दिन बढ़ते जा रही है कि हम बेकार में, फजूल में अपने टैक्स पेयर्स की दौलत जो है घुमा रहे हैं और जंगों में मुलविस होकर हमारा नुकसान हो रहा है। और जो कुछ भी हमारा इमेज था उस पर भी काफ़ी दबा हो रहा है, कमज़ोर हो रहे हैं बोल के पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन के लिए काफ़ी लोग परेशान। पाशा साहब, ये बहुत ही अहम मौका है जबकि हार मानने को अमेरिका तैयार नहीं है। एक असेसमेंट यह है कि जितना टाइम ज्यादा लगाएंगे हार मानने में, उतना ही अमेरिका का और इजराइल का और ज्यादा नुकसान होगा। अमेरिका कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी एक नई करवट ली गई है मिडिल ईस्ट में। अमान में एक मीटिंग हुई है अरब और कुछ मुस्लिम मुल्कों की, जिसमें सऊदी अरब ने यह कहा है कि जेरूसलम, प्रोटेक्टिंग जेरूसलम इज फंडामेंटल पिलर फॉर एनी पीस। अब वो फिलिस्तीन का नाम लेने के बदले सिर्फ जेरूसलम का नाम लेना शुरू किया है। इस तब्दीली को आप कैसे देख रहे हैं? जी, मेरा ख्याल से ये दिखावा है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है, ईरान का प्रेशर है, हुतियों का प्रेशर है, इराक से भी प्रेशर है, और जो अमेरिका का प्रेशर है अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने का, अब वो ज़्यादातर हो रहा है क्योंकि अब तो न्यूक्लियर डील पे भी साइन हो गया है और ट्रंप ने लिंक किया है कि आपको अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होना पड़ेगा। तो ये सऊदी हुक्मरान जो है अब डरे हुए हैं कि अगर वो अमेरिका की बात नहीं मानते हैं तो इजराइल और अमेरिका मिलके वहाँ कुछ और गड़बड़ कर सकते हैं, तख्ता भी पलट सकते हैं सऊदी हुक्मरानों का। आपको याद दिला दूं कि पिछली बार फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रंप ने कहा था कि अगर 1-2 हफ्ते हम सऊदी अरब का सपोर्ट नहीं करेंगे तो यहाँ की मोनार्की ख़त्म हो जाएगी बोल के। तो ये सच है, ये जो कुछ भी उन्होंने कहा सच है। तो अब चूंकि प्रेशर ईरान का है, अब इस मौके की ताक में अगर अब्राहम अकॉर्ड्स में ये शामिल नहीं हुए तो इनको भी ख़तरा है। तो इसलिए जो है अब जब भी ये कुछ ऐसी कार्रवाई करना चाहते हैं तो इनको फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस याद आता है, क्योंकि वो ईरान को नाराज़ नहीं करना चाहता है, ईरान को बताना नहीं चाहता है कि ये अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल के साथ कुछ करने वाले हैं बोल के। लेकिन यहाँ जो भी मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, अमेरिका का प्रेशर जो है इजराइल के दबाव में सऊदी अरब पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब वो ना बोलने की ताकत नहीं रखते और मजबूर कर रहे हैं उनको कि आप इसमें शामिल होना होगा, वरना आपका फ्यूचर हम गारंटी नहीं दे सकते बोल के। तो अब ये आर पार की लड़ाई हो गई है, या तो उनको अब्राहम अकॉर्ड्स में ज्वाइन होना पड़ेगा, या तो उनको कम्प्लीटली
अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान के बलबूते पे या ईरान से समझौता करके या बैतुल मुक़द्दस का मसला उठा के उनको उनकी हिफाजत हो सकती है तो वो रिस्क लेना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ ख़तरा ज़्यादा है। और अब असल में बात यह है कि जो हमला इराक़ से रास तनूरा और दहरान दमाम के इलाके में हुआ वो बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि वहाँ आप जानते हैं ज़्यादातर शिया रहते हैं और उसी ट्राइब के पास में बहरीन में भी रहते हैं, और वो पूरा इलाका कुवैत से कब्ज़ी होते हुए आता है वहाँ अवामिया की तरफ, तो वहाँ पूरे शिया रहते हैं, तेल के ज़ख़ीरे भी वहीं हैं। अगर वहाँ गड़बड़ होती है या इराक़ से कुवैत में दाखिल होकर आगे बढ़ते हैं तो जिस तरीके से ये फाउंडर सऊदी अरेबिया के अब्दुल अज़ीज़ ने कुवैत से एग्ज़ाइल में घोड़ों के साथ और शिया लोगों के साथ जो किंगडम बनाया है वो रिपीट हो जाएगा और अमेरिका इसको कुछ नहीं कर पाएगा। तो इतनी बड़ी ताकत है, क्योंकि हर एक सूबे को उन्होंने जैसा यमन में और जिद्दा हिजाज को फतह किया तो वो शियाओं के फाइनेंशियल सपोर्ट से और मिलिट्री सपोर्ट से और हर तरीके के सपोर्ट से उन्होंने ये किंगडम स्थापित किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने उनके ख़िलाफ़ पलट गए, जो कि अभी भी ये याद रखते हैं कि अगर हम सपोर्ट नहीं करते तो ये सऊदी किंगडम 1932 अक्टूबर में स्थापित नहीं होता, लेकिन तेल के पैसे लेके अब ये बना रहे हैं इनकी हुकूमत और हमको नज़रअंदाज कर रहे हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है। लोगों को तारीख मालूम नहीं है कि शियों के सपोर्ट से ही सऊदी हुकूमत बनी थी और उसके बाद जिस तरह से शियों के खिलाफ ये हुकूमत काम करती रही, पूरी दुनिया में शियों के खिलाफ नफरत फैलाने का जो काम किया सऊदी अरब ने, वो दुनिया के सामने है। और जगह जगह सुन्नी शिया इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश वो उस पेट्रो डॉलर के जरिए होती रही है। हम हिंदुस्तान में भी देखते रहे, इस्लामी इनकलाब से पहले अक्सर सुन्नी शिया फसादात भी कराए जाते थे। अच्छा, अब मैं जो नतीजा निकाल रहा हूं आपकी इस बात का वो ये कि अमेरिका की तरफ से पूरी धमकी है, या तो अब्राहम अकॉर्ड में आ जाओ, इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कर लो, नहीं तो तख्ता पलट के इम्कान है, अमेरिका ही सऊदी अरब का तख्ता पलट कर देगा। तो ऐसी हालत में क्या इस पूरे इलाके में क्या होगा? हमारे पास वक्त कम रह गया, थोड़ा सा समराइज कर दीजिए कि इस पूरे इलाके की सिचुएशन को अब कैसे देख रहे हैं, क्या किस तरफ तब्दीली होगी? देखिए, मेरे ख्याल से फ़िलहाल अमेरिका अपना तसल्लुत जमाए रखेगा यहाँ, क्योंकि इनको पेट्रो डॉलर रिसाइकल करना बहुत ही अहम है इनकी इकॉनमी के लिए। तो इसीलिए जो किसी भी हालत में किसी भी कीमत में ये सीज़ फायर आगे चलाना चाहते हैं, ओमान के ज़रिए हो या पाकिस्तान या कतर के ज़रिए, ये तवील अरसे तक जंग नहीं लड़ना चाहते हैं और यही खाड़ी के देश भी चाहते हैं। और ट्रंप ने साफ कहा था कि सऊदी अरब, इमारात और कतर के लीडरों के कॉल करने के बाद मैंने जो हमला का वादा किया था वो पीछे वापस ले लिया बोल के। तो ये इनका भी इंटरेस्ट अमेरिका से मिला हुआ है, और चाहे तुर्की हो या जॉर्डन हो या मिस्र हो, ये भी अमेरिका के ही हक में बोलेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो अमेरिका जो है फ़िलहाल अपना असर और रसूख बहाल करने की कोशिश में है, और इसमें इज़राइल का भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट डिमांड कर रहा था कि ईरान पर हमला करके रेजिम चेंज कर दो और एनरिच यूरेनियम मिला लो और उनकी इकॉनमी को तहस नहस कर दो, ताकि मिसाइल्स वगैरह फैक्ट्री ख़त्म हो जाए और उनके एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस जो उनके गले की हड्डी बन गई है हिजबुल्ला, हुती और वगैरह, उनको भी ख़त्म कर दो बोल के। तो अमेरिका उस इलाक़े में जाना नहीं चाहता है कि 100% इजराइल की एजेंडे को इम्प्लीमेंट करे। तो जो भी हो सकता है वो बचाना चाहते हैं, और यही खाड़ी के देश भी करना चाहते हैं।
और इसीलिए जो मेन मुद्दा है हॉर्मुज़ का और बाबुल मंदब का, वो सलाह सफाई से, नेगोशिएशन से, डिप्लोमेसी से किसी न किसी तरह, हालांकि अमेरिका इसमें मुलविस नहीं है, बेकार में जो है ये बता रहा है कि हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं। कोई बातचीत नहीं हो रही है, सिर्फ ओमान और ईरान के बीच में बातचीत हो रही है। और ये बताना चाहते हैं कि चूँकि ईरान ओमान अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, तो वो उनका सहारा लेके ईरान से बातचीत कर रहे हैं, और जो भी डील होगा ईरान अपने डिमांड्स को गिव अप नहीं करेगा, और ये खाड़ी अपने कंट्रोल में रहेगी, आना जाना ईस्टर्न नॉर्थर्न एरिया से और जाना सदर्न एरिया से। जी आफ्ताब कमाल पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया अपने सफ़र में, होटल लॉबी में शिकागो में रहते हुए। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों को इतनी अहमियत दी। मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि जिस तरह से तफसील बताई है पाशा साहब ने, और जो हकीकतें बताई हैं कि अमेरिका में कितनी बड़ी तब्दीली आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि वो वक्त नज़दीक आ रहा है जब अमेरिका इजराइल को पूरी तरह से छोड़ देगा। और बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि अमेरिका को जब इजराइल की ज़रूरत नहीं होगी, या ये कि इजराइल अमेरिका पर बोझ बन चुका होगा, तो फिर इजराइल को कोई नहीं बचा सकेगा। आने वाले वक्त में कैसे हालात होंगे हम आपको बताने की कोशिश करते रहेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपके पास सही खबरें और सही नैरेटिव पहुंचे। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, मीडिया स्टार वर्ल्ड को इसी तरह से देखते रहेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग